गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग आज का टॉपिक है हमारा, हम इसी पर चर्चा करेंगे। वायरिंग के बारे में पूरी जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से मिलेगी आप लोगों को कि वायरिंग क्या है, कैसे की जाती है, क्या क्या इसके सिस्टम्स हैं, कितने प्रकार से होते हैं, क्या जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में, कौन कौन सी सामग्रियां इस्तेमाल की जाती हैं, कैसे एक घर की या एक और भी किसी प्लेस की वायरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि सप्लाई को घरों में पहुंचाने के बाद जो भी उपकरण होते हैं उनको देने के लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ता है और एक सर्किट के ज़रिए हम हर एक उपकरण को कनेक्ट करते हैं। तो इसी सर्किट को एज ए कुल मिला करके हम ये भी कह सकते हैं कि एज ए सर्किट से उपकरणों को सप्लाई देना ही एक प्रकार से वायरिंग का एक रूप होता है। और इसी चीज़ को हम कुछ सिस्टमैटिक ढंग से जब करते हैं तो वो एज ए वायरिंग का एक अच्छा रूप हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। सबसे पहले ये हम सोचेंगे कि ये समझेंगे कि वायरिंग है क्या, वायरिंग क्या है। वायरिंग क्या है? तो वायरिंग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच, सॉकेट या जो भी एसेसरीज होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी एसेसरीज होते हैं, स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, बोर्ड हो गया, वायर हो गया, सारी चीज़ों को इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार या BIS रूल के अनुसार फिट करना ही एक प्रकार से वायरिंग कहलाता है। ठीक, अब वायरिंग करने के कुछ BIS नियम होते हैं और उस नियम के तहत हमको वायरिंग करना होता है। एज एक अगर इलेक्ट्रीशियन या एक प्रशिक्षित कुशल कारीगर वायरिंग कर रहा है तो उसको कुछ नियम होते हैं, उस नियम का हमको फॉलो करना पड़ता है। जो भी BIS रूल्स होते हैं उसको हमको फॉलो करना होता है और इन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही हम वायरिंग को कहीं पर भी, चाहे घरेलू स्तर पे हो, चाहे औद्योगिक स्तर पे हो, चाहे जिस स्तर पे हो, इसी नियम को फॉलो करते हुए हम करते हैं। तो जैसे कुछ हमारे रूल्स होते हैं, तो रूल्स में अगर हम बात कर लेते हैं तो किसी भी चीज़ की बात कर लेते हैं तो इससे जो भी सामग्रियां इस्तेमाल की जाती है, हर एक सामग्री की एक रेटिंग होती है और उसी रेटिंग के अनुसार पर उसका उपयोग किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, तमाम चीज़ें जो भी फिट की जाती हैं हर एक का अपना एक नियम होता है, उस नियम के तहत ही चीज़ों को हमको फिट करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं एक साधारण से, उसमें अगर हम बात करते हैं तो जो भी होगा, जैसे एक घरेलू वायरिंग अगर हम कर रहे हैं तो घरेलू वायरिंग में हमारे पास 3 वायर्स हो जाते हैं। एक होगा फेज के लिए और दूसरा होगा न्यूट्रल के लिए और तीसरा होगा अर्थ के लिए। सिंगल फेज की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल फेज में हमारे पास 3 वायर्स हो जाते हैं। 3 वायर में एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा, एक अर्थ होगा। तो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, फेज की बात करते हैं तो इसके भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। तो जैसे फेज को हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी वायरिंग होती है तो उसमें फेज को हमेशा स्विच से कंट्रोल किया जाता है और फेज वायर में ही हमेशा फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फेज वायर ही हमारा लाइव वायर होता है और इसी में जो भी हमारे डिवाइस होते हैं, जैसे कंट्रोलिंग डिवाइस हो गया, सेफ्टी डिवाइस हो गया, ये सारे डिवाइसें हम कुल मिलाकर के फेज में ही इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल में हम किसी प्रकार की कंट्रोलिंग डिवाइस या सेफ्टी डिवाइस का अक्सर इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ न्यूट्रल को हम हमेशा मेन स्विच के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। अर्थ वायर हमारा है, जो भी जितने भी मेटेलिक धात्विक जो भी कवर्स होते हैं, जो भी बोर्ड वगैरह होते हैं या जो भी मशीनरी होती है उनमें हमेशा अर्थ किया जाता है। तो जैसे कुछ रूल्स होते हैं तो इन्हीं नियमों को हमको ध्यान में रख करके वायरिंग हमेशा करना होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बोर्ड लगाने की बात करते हैं
तो बोर्ड को जमीन से लगभग 1.5 मीटर जमीन से जो उसकी ऊंचाई होगी 1.5 मीटर के पास होगी। और हमेशा दरवाजे के लेफ्ट साइड में लगाया जाता है। जो भी स्विचें होती है हमेशा दरवाजे के लेफ्ट साइड में लगाया जाता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं तो फर्श से लाइट की अगर बात कर लेते हैं तो लाइट को लगभग 2.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। ऐसे अगर हम फैन की बात कर लेते हैं तो फैन में लगभग 2.5 से 3 मीटर की ऊंचाई पर, फर्श से 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं तो जो भी जैसे सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइट और फैन की सर्किट और पावर सर्किट दोनों को हमेशा अलग अलग बनाना चाहिए, क्योंकि लाइट और फैन की सर्किट का लोड अलग होता है और पावर लोड जो है वो अलग होता है। तो अगर लाइट और फैन सर्किट की अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें हम पॉइंट की बात कर लेते हैं तो पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पॉइंट जो हमारा हाईएस्ट होगा वो 10 पॉइंट होगा। कितने पॉइंट होगा? 10 पॉइंट होगा। लाइट फैन सर्किट में हाईएस्ट पॉइंटों की संख्या 10 होगी। पावर सर्किट में हाईएस्ट पॉइंटों की संख्या 3 होगी। हाईएस्ट पॉइंटों की संख्या 3 होगी। और अगर लोड से हम बात कर लेते हैं, लोड के अकॉर्डिंग अगर पावर लोड से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो पावर लोड ये भी निर्धारित होता है कि लाइट और फैन की सर्किट में ये 800 वाट होता है और इसमें पावर की सर्किट में अधिक से अधिक 3 किलोवाट होता है। 3 किलोवाट होता है। ऐसे चीज़ें जो भी हैं, तमाम चीज़ें वो निर्धारित होती हैं और उन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही हमको वायरिंग करना पड़ता है। हर एक चीज़ की अपनी एक रेटिंग होती है। उसी रेटिंग के आधार पे जो भी एक्सेसरीज होते हैं उनको जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हमेशा यूज किया जाता है। जैसे वायर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो वायर की जो उपयोग करने की बात होती है वायरिंग में, हमेशा करंट का डिसाइड करके तब जा कर के वायर का कैलकुलेशन हम करते हैं कि किस साइज का वायर या कितने mm स्क्वायर का वायर जो भी है, कितने जैसे भी प्रयोग किया जाता है तो कुल मिलाकर के करंट की रेटिंग के अनुसार यूज करते हैं। जिस हिसाब से सर्किट में करंट होती है उसी हिसाब से हम वायर को यूज करते हैं। तो हर एक चीज़ का एक निर्धारण होता है, उसी के आधार पर हम BIS रूल में इन चीज़ों को ध्यान देते हैं। जैसे जितनी भी धात्विक कवर जो भी होते हैं, जैसे चाहे बोर्ड का कवर हो गया अगर धात्विक है या मशीनें हो गई तो इनको हमेशा अर्थ किया जाता है। जैसे साधारण बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो हम एक अर्थ से ही काम चला सकते हैं, लेकिन जो पावर की जो 3 फेज मशीनें होती हैं, जो 3 फेज की मोटरें होती हैं, उनमें हम अक्सर डबल अर्थ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका पावर लोड कैपेसिटी ज़्यादा होता है, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होती है, तो इसलिए हमको डबल अर्थ भी करना पड़ता है। और जितनी भी 3 पिन का जो बात करते हैं, 3 पिन सॉकेट जो होता है उसमें 1 पॉइंट अर्थ का होता है, उसमें अर्थ करना आवश्यक होता है। तो ऐसे तमाम रूल्स हैं जिनका कि हमको कहीं ना कहीं वायरिंग करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं वायरिंग करने से पहले, जो भी वायरिंग हम कहीं पर करने जा रहे हैं, जो भी वायरिंग हम चुने हैं करने के लिए किसी भी घर में या कहीं पर किसी भी प्लेस में, XYZ कोई भी प्लेस हो सकता है जहां पर हमको वायरिंग करनी है, तो जो भी वायरिंग हमने करने के लिए चुना है उसको हम करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके बारे में जानकारी रखना आवश्यक होता है और जिनको कि हमको ध्यान में हर हाल में रखना पड़ता है। जैसे नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो मजबूती, ड्यूरेबिलिटी की अगर हम मजबूती की बात करते हैं तो मजबूती का मतलब ये होता है कि जो भी वायरिंग चुनी गई है या चुनी जाने वायरिंग जो भी है उसमें जो भी सामग्री या जो भी मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं वो ISI हो और उनकी लाइफ जो है अधिक हो। हमें ऐसी सामग्रियों का इस्तेमाल करना है कि जिससे कि वायरिंग की जाए तो उसकी लाइफ भी अधिक हो और जो भी मटेरियल्स उसमें यूज किए गए हैं
वो काफ़ी दिनों तक चल सके। तो इससे हमारी वायरिंग क्या होती है, मजबूत होती है। तो हमको वायरिंग में मजबूती का भी ध्यान रखना पड़ता है कि चुनी जाने वाली वायरिंग मजबूत होगी या नहीं होगी। फिर सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा का मतलब यह है कि हमेशा वायरिंग को एक कुशल प्रशिक्षित कारीगर या इलेक्ट्रीशियन के द्वारा ही करवाना चाहिए, क्योंकि एक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ इलेक्ट्रीशियन या कारीगर वो जब वायरिंग को करेगा तो उसमें सभी नियमों को फॉलो करके करेगा। तो जब सभी नियमों को फॉलो करके करेगा तो वायरिंग हमारी पूरी तरह से हमको शॉक से या शॉर्ट सर्किट वगैरह से हमेशा सुरक्षित रखेगी। तीसरी चीज है कीमत की बात करते हैं। कीमत, कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो भी वायरिंग चुनी जानी चाहिए हमेशा हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी कास्ट अर्थात कीमत बहुत कम से कम हो, क्योंकि ज़्यादा लागत होने पर कोई भी व्यक्ति वायरिंग करवाने जा रहा है, अगर आवश्यकता से अधिक लागत खर्च आ जाता है तो शायद वह वायरिंग करवाने से मना कर सकता है। तो इसलिए हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी वायरिंग हम करने जा रहे हैं या जो भी वायरिंग हम चुने हैं उसकी लागत अर्थात उसकी कीमत कम से कम हो। चौथी चीज है सुविधा, एक्सेसिबिलिटी। सुविधा का मतलब यह है कि जो भी वायरिंग हम कर रहे हैं भविष्य को देखते हुए उसमें यह सुविधा होनी चाहिए कि उसको जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सके भविष्य में, और किसी भी प्रकार की कोई भी खराबी भविष्य में आती है तो बड़ी ही आसानी से उसको बदला भी जा सके। इन चीजों का भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। पांचवा पॉइंट है दिखावा, अपीयरेंस। दिखावा का संबंध यहाँ पर है यह है कि अगर वायरिंग को एक अच्छे आर्किटेक्चर या एक अच्छे डिजाइनर से अगर हम सर्किट को डिजाइन करवाते हैं तो वह देखने में भी हमेशा अच्छी लगेगी। नंबर 6 पॉइंट है मैकेनिकल प्रोटेक्शन। जो भी भौतिक स्वभाव से जो भी परेशानियां जो भी दिक्कतें आती हैं ठीक उसके नुकसान से भी बचाया जा सके। ये कुछ पॉइंट होते हैं। एक नई वायरिंग करने से पहले इन सभी पॉइंटों का हमको ध्यान में रखना पड़ता है। इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हम वायरिंग को करना स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि वायरिंग के सिस्टम के बारे में। वायरिंग के सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं कि वायरिंग का सिस्टम कौन कौन सा है। तो वायरिंग की अगर सिस्टम की हम बात करते हैं वायरिंग सिस्टम मुख्य रूप से दो होते हैं। नंबर 1 हो गया ट्री सिस्टम, नंबर 2 हो गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वायरिंग को मुख्य रूप से दो सिस्टम में किया जाता है। नंबर 1 का सिस्टम है ट्री सिस्टम, उसके बाद दूसरा सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ट्री सिस्टम का मतलब एज ए यहाँ पर है सीधे एज ए ट्री सिस्टम का मतलब होता है टेम्परेरी सिस्टम। टेम्परेरी सिस्टम मतलब एक प्रकार से अस्थायी प्रणाली, अस्थायी सिस्टम होता है और इसका उपयोग हम वहीं पर करते हैं जहां पर हमको वायरिंग को टेम्परेरी रूप से करना होता है या अस्थायी रूप से करना होता है। जैसे कोई मेला, कोई फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी किसी भी प्रकार का फंक्शन हो जाता है, कहीं पर अगर अचानक फंक्शन या कुछ कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो वहाँ पर हमको लाइट या प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए हमको वायरिंग करनी पड़ती है। और जो भी वायरिंग वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके सिस्टम की बात करते हैं तो वो हमारा एज ए ट्री सिस्टम होता है। ट्री सिस्टम का मतलब ही है सीधे टेम्परेरी सिस्टम होता है और इसको करने के अपने पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके से इस सिस्टम को हम कहीं पर भी अगर हम वायरिंग ट्री सिस्टम में करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, दो मेथड से करते हैं।
एक मेथड होता है अपना ज्वाइंट मेथड। दूसरा होता है अपना करेक्टर मेथड। दो मेथड से हम ट्री सिस्टम को करते हैं। नंबर एक आपका ज्वाइंट मेथड हो गया, दूसरा हो गया करेक्टर मेथड। ज्वाइंट मेथड को कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए। ज्वाइंट मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी वायरिंग होती है उसमें जो मेन सप्लाई का जो भी वायर होता है, अगर हम बात कर लें तो ये अपना एक फेज है और एक न्यूट्रल है। सिंगल फेज की ये वायरिंग है तो एक फेज और एक न्यूट्रल वायर दिखाया गया है। इसमें ज्वाइंट मेथड को हम कैसे प्रयोग करते हैं ट्री सिस्टम में, तो ज्वाइंट मेथड का सिस्टम ये होता है कि मेन सप्लाई से जहां पर भी हमको जैसी आवश्यकता पड़ती है हम कहीं से भी एक उप सर्किट तैयार कर सकते हैं। 1 2 3 4 जितने भी उप सर्किट हमको जहां पे जैसी आवश्यकता पड़ती जाएगी उस हिसाब से हम इसी मेन सप्लाई में डायरेक्ट वायर टू वायर ज्वाइंट करके, वायर टू वायर ज्वाइंट करके हम तमाम उप सर्किट को बना सकते हैं। सीधे मेन सप्लाई से उप सर्किट को डायरेक्ट वायर टू वायर कनेक्ट करके अर्थात ज्वाइंट लगा करके हम कोई भी उप सर्किट बना सकते हैं। चाहे जितनी उप सर्किट की आवश्यकता हो हम इसको बना सकते हैं और बनाने के बाद हम इसको तैयार कर सकते हैं। एज ए कुल मिलाकर के ये होता है हमारा ज्वाइंट मेथड। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोलिंग डिवाइस या सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं सेफ्टी डिवाइस का, लेकिन कंट्रोलिंग डिवाइस का इस्तेमाल हम कुछ मतलब स्विच वगैरह का इस्तेमाल, किसी भी सर्किट ब्रेकर वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इसको सिर्फ हम मेन स्विच के द्वारा पूरी की पूरी वायरिंग सिस्टम को या पूरी की पूरे सर्किट को हम कुल मिला करके पूरे वायरिंग को हम कोई भी सर्किट है उसको मेन स्विच के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। दूसरा अपना होता है इसी में ट्री सिस्टम में करेक्टर मेथड। ट्री सिस्टम में करेक्टर मेथड होता है। करेक्टर मेथड का मतलब ये है कि जैसे ज्वाइंट मेथड में हम मेन सप्लाई में सीधे उप सर्किट बनाने के लिए वायरों को वायर टू वायर ज्वाइंट किए थे, उसी प्रकार से इसी मेन सप्लाई में अगर करेक्टर मेथड की बात करते हैं तो इसको जहां से भी हमको उप सर्किट बनाना होता है, जहां से भी हमको उप सर्किट बनाना होगा वहां सीधे मेन सप्लाई के वायर को हम वहां से कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ पर हम एक प्रकार का करेक्टर इस्तेमाल कर लेते हैं। करेक्टर का इस्तेमाल करने के बाद हम इसी करेक्टर के पॉइंट से हम उप सर्किट के वायर को कनेक्ट करते हैं। उप सर्किट के वायर को इसी कनेक्टर के पॉइंट से कुल मिलाकर के हम कनेक्ट करके तब उप सर्किट को बनाते हैं। यानी डायरेक्ट वायर टू वायर ज्वाइंट न करके जहां पर भी हमको ज्वाइंट करना होता है मेन सप्लाई के वायर को काट कर वहां पे एक कनेक्टर लगा दिया जाता है। उस कनेक्टर के जरिए जितने भी उप सर्किट हमको बनाना होता है उस हिसाब से हम कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, और वहां से हम वायर को कनेक्ट करके उसके बाद फिर हम पूरी वायरिंग को कंप्लीट करते हैं या जितनी भी उप सर्किट हमको बनाना होता है हम उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक, ये है हमारा ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम का मतलब दिमाग में रख लीजिए, एज ए टेम्परेरी सिस्टम, एज ए अस्थायी सिस्टम होता है, एज ए अस्थायी प्रणाली होती है। इसमें कुछ भी चीज की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, सीधे सीधे इसमें वायर अर्थात तार की आवश्यकता होती है और किसी भी चीज की, किसी भी डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। तार के द्वारा ही, सिर्फ हम तार के द्वारा ही ट्री सिस्टम की वायरिंग को हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं।
दो मेथड का इस्तेमाल करके, ज्वाइंट मेथड और कनेक्टर मेथड का इस्तेमाल करके हम इसको बड़ी आसानी से इस सिस्टम को कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं इस सिस्टम की, अगर हम बात करते हैं तो इसके अगर हम यूज की बात करते हैं, इसके उपयोग की बात करते हैं, तो इसका उपयोग, ट्री सिस्टम का उपयोग हम ज़्यादातर जैसे कोई मेला हो गया, कोई प्रदर्शनी हो गई, कोई भी कार्यक्रम हो गया है, कहीं पर मतलब एज ए तत्काल में कोई भी कार्यक्रम कहीं पर टेम्परेरी रूप से अगर किया जा रहा है तो वहाँ पे हम एज ए अस्थायी वायरिंग करते हैं, और अस्थायी वायरिंग हम एज ए कुल मिलाकर के वहाँ पे ट्री सिस्टम के रूप में ही करते हैं। लाभ की अगर हम बात कर लेते हैं, इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो इसमें कम से कम वायर लगता है, कम से कम वायर या कम से कम सामग्रियां लगती हैं, तो कम से कम सामग्री लगने के नाते इसका खर्चा भी बहुत कम आता है, खर्चा भी बहुत कम आता है। लेकिन हाँ, तमाम फायदे अगर हैं तो नुकसान भी है। नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो जैसे शॉक लगने का खतरा भी अधिक रहता है, वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है, वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है, तो तमाम ऐसे कोई किसी भी प्रकार की सुरक्षात्मक व्यवस्था नहीं होती है, तो तमाम ऐसे कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ हानियां भी हैं, कुछ नुकसान भी है, तो कुछ अगर फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो एज ए टेम्परेरी रूप में जब भी हमको अस्थायी वायरिंग करना होता है, हम ट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसी ट्री सिस्टम को एज ए टेम्परेरी सिस्टम भी कहा जाता है, टेम्परेरी सिस्टम के साथ साथ एज ए अस्थायी वायरिंग भी कहा जाता है। अब दूसरा हम बात करते हैं, तो दूसरा अपना है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा है अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब वितरण प्रणाली। वितरण प्रणाली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि इसमें हम तमाम प्रकार के सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करके सिस्टमैटिक ढंग से जो भी BIS रूल रेगुलेशन होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम एज ए बोर्ड, स्विच, सॉकेट, होल्डर, वायर, स्विच, फ्यूज, तमाम चीज़ें जो है उसको एक सिस्टमैटिक ढंग से फीड करके तब तैयार करते हैं, और तब इस प्रकार से जो भी सर्किट या जो भी वायरिंग तैयार होती है उसे एज ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एज ए कुल मिलाकर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ही एज ए परमानेंट सिस्टम कहा जाता है। परमानेंट सिस्टम के साथ साथ कुल मिलाकर के इसी को हम स्थायी वायरिंग भी कहते हैं, इसी को हम स्थायी वायरिंग भी कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज ए परमानेंट सिस्टम, परमानेंट सिस्टम मतलब सीधे सीधे अस्थायी वायरिंग। अस्थायी वायरिंग का मतलब यह है कि कुल मिलाकर के यह वायरिंग काफ़ी दिनों तक के लिए की जाएगी, तो इसमें सारे नियम, सारे रूल्स जो होते हैं, जो इंडियन इलेक्ट्रिकल्स रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए तब जा कर के हम वायरिंग करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस हिसाब से अगर हम ध्यान देते हैं तो बात करते हैं तो इसकी लागत काफ़ी अधिक होगी, लागत काफ़ी अधिक होगी। तमाम इसमें जो भी एडवांटेज है, तमाम फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो अगर फायदे की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है सारी चीज़ें एक सिस्टम से लगाई जाती हैं। सिस्टम के लगाने की वजह से कुल मिलाकर के इसमें सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होती है। भविष्य में इस वायरिंग को बढ़ाया भी जा सकता है, भविष्य में इस वायरिंग को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है तो इसको बदला भी जा सकता है। तमाम इसमें मतलब वोल्टेज ड्रॉप वगैरह कम होते हैं, तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ नुकसान भी। नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन हाँ लागत इसकी काफ़ी अधिक होती है। तमाम फायदे हैं लेकिन इसकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है। लागत ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, इसमें तमाम प्रकार के एसेसरीज, जो भी जितने भी डिवाइसेज होते हैं, सारे प्रकार के डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सारी डिवाइस का इस्तेमाल करने की वजह से इसकी लागत जो है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं तो जो भी वायरिंग की जाती है, जितनी भी वायरिंग की जाती है, सभी वायरिंग में दो प्रकार के कनेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है अपना
टी कनेक्शन, और दूसरा होता है अपना लूपिंग कनेक्शन। दो प्रकार के कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है टी कनेक्शन, एक होता है लूपिंग कनेक्शन। टी कनेक्शन कुल मिलाकर के टी कनेक्शन में क्या होता है, कनेक्टर हो गया, स्लिंग रोज हो गया, 2 प्लेट 3 प्लेट की स्लिंग रोज, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके, और उसके बाद फिर हम जैसे स्लिंग रोज हो गया इसका इस्तेमाल करके, और उसके बाद फिर हम जो भी लोड होते हैं उनको कुल मिलाकर के सप्लाई यहाँ से ही दी जाती है। तो इसमें टी कनेक्शन में हम किसी भी उपकरण को कनेक्शन देने के लिए हम कनेक्टर हो गया या स्लिंग रोज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है वो एज ए टी कनेक्शन होता है। दूसरा होता है अपना लूपिंग कनेक्शन होता है। लूपिंग कनेक्शन में क्या होता है कि इसमें जो भी उपकरण होते हैं उनको जो सप्लाई दी जाती है उनको कनेक्ट सीधे बोर्ड के अंदर ही ज्वाइंट लगा करके उनको डायरेक्ट स्विच वगैरह से कनेक्ट किया जाता है। इसमें चीज़ें जो है ओपन नहीं होती है, किसी भी प्रकार के कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार के कनेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं, एक हो गया है टी कनेक्शन और दूसरा हो गया है लूपिंग कनेक्शन। अब आपको एक छोटे से सर्किट के जरिए वायरिंग करने का तरीका बताते हैं, कैसे वायरिंग को किया जाता है, वायरिंग करने का प्रैक्टिकली क्या सिस्टम होता है, प्रैक्टिकली जो भी सिस्टम होता है वायरिंग का कैसे होता है। जैसे अगर सर्किट की हम बात ही कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज हमको ध्यान में रखना होता है, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रख करके हम बड़ी ही आसानी से किसी भी वायरिंग को कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम सिंगल फेज की वायरिंग कर रहे हैं या तो 3 फेज की वायरिंग कर रहे हैं। इसके आधार पर हमको ये क्लियर हो जाता है कि अगर सिंगल फेज की वायरिंग है तो उसमें जो वायर्स इस्तेमाल होंगे वो उनका कलर कोड क्या होगा। 3 फेज की अगर वायरिंग है तो उसमें जो भी वायर इस्तेमाल होंगे उनका कलर कोड क्या होगा। इस चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। कलर को ध्यान रखते हुए अगर हम वायरिंग को करते हैं तो भविष्य में किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी खराबी आ जाती है तो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रीशियन को या किसी भी दूसरे टेक्नीशियन को उसको रिपेयर करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे अगर हम सिंगल फेज में बात कर लेते हैं, सिंगल फेज में हम बात करते हैं सिंगल फेज में अगर हम बात करते हैं तो वायर का कलर क्या होता है। तो फेज के लिए अगर हम बात करते हैं तो फेज के लिए होता है रेड होता है। अगर न्यूट्रल के लिए हम बात करते हैं, न्यूट्रल के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए ब्लैक होता है। और अर्थ के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए ग्रीन होता है। इसके अलावा आजकल बड़े पैमाने पर अदर सर्किट का भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि घरेलू स्तर पे अगर हम बात करते हैं तो इन्वर्टर वगैरह का काफ़ी ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। तो उसकी भी एक सर्किट इसी वायरिंग में बनती है और जो भी वो सर्किट बनती है उसे एज ए हम अदर सर्किट के रूप में समझते हैं या अदर सर्किट के रूप में जानते हैं। तो उसका भी एक वायर अलग से डाला जाता है। तो उसके वायर की अगर हम बात करते हैं तो इन कलरों के अलावा, इसके अलावा जो भी कलर्स होते हैं और कुछ 3 फेज में कलर्स होते हैं, उन कलरों के अलावा कोई भी कलर का इस्तेमाल वैसे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर कुल मिलाकर के हम वाइट अदर सर्किट के लिए अगर वैसे हम बात करते हैं BIS रूल्स की अगर बात करते हैं
तो वो अदर सर्किट के लिए हमको वाइट कलर के वायर का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। अब 3 फेज में अगर हम बात करते हैं, तो फेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो फेज 1 हमारा हो जाता है रेड। फिर फेज 2 की अगर हम बात करते हैं तो फेज 2 हमारा हो जाता है येलो। फेज 3 की अगर हम बात करते हैं तो फेज 3 हमारा हो जाता है ब्लू, अर्थात नीला हो जाता है। उसके बाद फिर न्यूट्रल की बात करते हैं तो ब्लैक होगा, और अर्थ की अगर बात करते हैं तो ग्रीन होगा। और अदर सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी कुल मिलाकर के व्हाइट ही चलेगा। ये है सिंगल फेज के लिए। फेज लाल से होगा, लाल कलर के वायर से होगा। न्यूट्रल ब्लैक कलर के वायर से होगा। अर्थ ग्रीन कलर के वायर से होगा। 3 फेज में फेज 1 लाल कलर के वायर से होगा। फेज 2 पीला कलर के वायर से होगा। फेज 3 ब्लू अर्थात नीला कलर के वायर से होगा। न्यूट्रल ब्लैक अर्थात काले कलर के वायर से होगा। फिर अर्थ ग्रीन अर्थात हरे कलर के वायर से होगा। तो सबसे पहले वायरिंग करते समय हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वायर होते हैं उनका जो भी कलर कोड निर्धारित है, उसका हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि फेज को हमेशा स्विच से ही कंट्रोल करना होगा। फेज को हमेशा स्विच से कंट्रोल करना होगा, और न्यूट्रल को किसी भी डिवाइस से कंट्रोल नहीं करना होगा। किसी भी डिवाइस से कंट्रोल नहीं करना होगा। अर्थ की हमको जहां पर आवश्यकता होगी, अर्थ वायर की हमको जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर हमको अर्थ देना पड़ेगा। ये 3 बातें हमेशा हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि फेज को हमेशा स्विच से कंट्रोल करना है, यानी स्विच को हमेशा फेज में ही लगाना है। स्विच को कभी भी हमको न्यूट्रल में नहीं लगाना होता है। नहीं लगाने का रीज़न ये है कि फेज हमारा लाइव वायर है, उसी में करंट फ्लो होती है, उसी में करंट का अस्तित्व होता है। न्यूट्रल वायर एज ए उदासीन होता है, उसी में किसी प्रकार की करंट नहीं होती है, इसलिए उसको हमको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए जो भी मतलब सेफ्टी डिवाइस की बात करते हैं या कंट्रोलिंग डिवाइस की बात करते हैं तो वो हमेशा फेज में ही प्रयोग किया जाता है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको अगर हम ध्यान में रख लें तो हम किसी भी प्रकार की वायरिंग को हमेशा कर सकते हैं। तो सबसे मुख्य बात यही है कि पहले कलर का चुनाव कर लेते हैं। कलर के चुनाव करने के बाद और उसके बाद फिर हम आराम से एक सर्किट साधारण से अगर हमको बनाना हो तो फेज वायर और न्यूट्रल 2 वायर हम ले सकते हैं। फेज और न्यूट्रल वायर लेने के बाद फेज में जैसे अब किसी भी उपकरण को हमको सप्लाई देनी है तो सप्लाई देनी है, एक बल्ब को ही अगर हमको कंट्रोल करना है, अगर हम बात कर लेते हैं एक बल्ब को ही सिर्फ हमको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए हमको एक स्विच की आवश्यकता होगी और उस स्विच को हमको फेज वायर में ही लगाना पड़ेगा। फेज वायर में लगाने के बाद और उसके बाद फिर हम बल्ब को सप्लाई दे सकते हैं। और ये मतलब कहने का मतलब ये हमेशा इस बात का हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर एक उपकरण में फेज की सप्लाई हमेशा स्विच के द्वारा ही दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में उसको जरूरत पड़ने पर उसकी सप्लाई को चालू किया जा सके और उसकी सप्लाई को बंद किया जा सके। और न्यूट्रल को हमेशा न्यूट्रल हमेशा किसी भी उपकरण में या कहीं पर पूरी सर्किट में हमेशा हर एक जगह डायरेक्ट दिया जाता है। सिर्फ इसको हम कंट्रोल करने की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम सिर्फ मेन स्विच से कंट्रोल करते हैं, सिर्फ मेन स्विच के जरिए ही कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा
हम कहीं से भी इसको कंट्रोल नहीं करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक में आप लोगों को हम टाइप्स ऑफ वायरिंग अर्थात वायरिंग के प्रकार के बारे में बताएंगे। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जो भी चीज़ें समझाई गई हैं या जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स।